हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड एलटी साइंस के लिए यूनिट 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक टीचिंग। तो जैसे कि नाम है टीचिंग, तो टीचिंग से आप क्या समझते हैं? टीचिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट में 3 चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है स्किल। तो अगर आपने बच्चों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल को डेवलप करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो 2 ऐसी पर्सनैलिटी के बीच होती है जिसमें एक ज़्यादा मैच्योर होता है और एक कम मैच्योर होता है। ऐसा बोला था मॉरिसन ने। मतलब मॉरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग की प्रोसेस एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है एक टीचर और मोर मैच्योर पर्सन तथा एक स्टूडेंट या फिर लेस मैच्योर पर्सन के बीच। इस प्रोसेस में 7 आवर्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज रीडिंग, सेकंड इज राइटिंग, थर्ड इज रिथमेटिक, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स एंड रिक्रिएशन। ये 7 आवर्स के बिना टीचिंग की प्रोसेस इनकम्प्लीट है। टीचिंग में 3 फोकस पॉइंट्स होते हैं, आपका टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। इन तीनों के बिना टीचिंग की प्रोसेस इनकम्प्लीट है। टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस है। मतलब टीचिंग में सिर्फ टीचर ही नहीं बोलेगा, स्टूडेंट भी बोलेगा। तो टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस है जो कि एक सिस्टमैटिक ढंग से की जाती है और प्री प्लानिंग करके की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आए और आपने ऑन द स्पॉट अपनी बुक निकाली और पढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचिंग की प्रोसेस करने के लिए आपको घर में पहले उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसके लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट डे आके बच्चे को पढ़ाते हैं क्लास में। ठीक है, तो टीचिंग की जो फेजेस है ना वो किसने दी थी? तो टीचिंग की फेजेस को डिस्क्राइब किया था जैक्सन ने। अकॉर्डिंग टू जैक्सन टीचिंग की 3 फेजेस होती हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव इस फेज को प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें टीचर ये प्लानिंग करता है कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके गोल क्या हैं, कंटेंट क्या होगा, प्रेजेंटेशन कैसे करेगा, स्ट्रेटजीज क्या क्या होने वाली हैं, वो किस तरह से अपने कंटेंट को चूज़ करेगा और कौन कौन सी बुक का यूज़ करके अपना वो लेसन प्लान बनाने वाला है। तो पूरी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करने का ये पहला स्टेप होता है जिसे बोलते हैं हम प्लानिंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। सेकेंड स्टेज इज़ इंटरेक्टिव फेज़। इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ भी कहते हैं क्योंकि जो भी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ हमने फर्स्ट स्टेप में बनाई हैं वो सभी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ को अब हम बच्चे पर इंटरमीडिएट करने वाले हैं, यानी कि अप्लाई करने वाले हैं। बट इसमें 3 सब फेजेज़ होती हैं। पहली है परसेप्शन। परसेप्शन में आप क्या करते हो? जब भी आप क्लास के अंदर एंटर होते हो तो आप एक क्लास में सरसरी निगाह डालकर ये देखते हो कि क्लास की क्या संख्या है, कितने बच्चे हैं, कौन कौन से छात्र आपको सहयोग करेंगे, कौन से छात्र ऐसे हैं जो क्लास में आपको सहयोग नहीं करने वाले हैं। मतलब एक ऑब्जर्वेशन बनाते हो क्लास में एंटर होने के बाद। सेकेंड इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे में क्या डिफ़िकल्टी है, उसकी योग्यता और रुचियों के अनुसार उसकी अभिवृत्तियों का पता लगाते हैं। मतलब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करता है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कितना आता है और क्या आता है। थर्ड स्टेप है एक्शन, रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्ड या फिर अचीवमेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? हमने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाने के बाद बच्चे को कितना आया ये जानने के लिए हम उसके फीडबैक का इंतजार करते हैं। उसका फीडबैक लेने के लिए हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, यह देख सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया, है ना। तो ये सारे स्टेप से हमको पता चल जाएगा कि हमारी टीचिंग की प्रोसेस इफेक्टिवली हुई या फिर नहीं हुई। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप जिसे बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज या फिर इवैल्यूएशन स्टेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इवैल्यूएशन यानी कि आपने जो भी टीचिंग की प्रोसेस की है उस प्रोसेस से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए थे फर्स्ट स्टेप में, क्या वो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए हैं, क्या आपका एम कंप्लीट हुआ है, क्या बच्चे ने वो सीखा जो आप उसे सिखाना चाहते थे। तो ये सब इवैल्यूएशन करने के लिए आप थर्ड स्टेप को फॉलो करते हो। इवैल्यूएशन के लिए आप कुछ मेथड्स का यूज़ करते हो, जैसे कि ओरल टेस्ट हो गए, रिटन टेस्ट हो गए या ऐसे राइटिंग टेस्ट हो गए। इससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं और बाई चांस इन टेस्ट के आधार पर हमें पता चल भी गया कि बच्चे ने उतना नहीं सीखा जितना कि हमने उसे सिखाया था। तो आप देखेंगे भाई प्रोडक्टिविटी कितनी % रही, कितना % बच्चे ने सीखा, और अगर बच्चे ने नहीं सीखा तो हमारी टीचिंग में कौन सी कमियां थी। उन सारी कमियों को नोटिस करके, उन सभी कमियों को दूर करके इम्प्रूवमेंट करने के बाद अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्टेज हो गया फेजेस ऑफ टीचिंग का, जैक्सन ने जो कि एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग।
टीचिंग के लेवल्स को मॉरिस ली बेगी ने दिया था और ये लेवल्स बताते हैं कि हमारी टीचिंग कितने स्टेप्स में होनी चाहिए। तो टीचिंग के मुख्यतः 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो है ये सिर्फ रटने से संबंधित है, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में रटना और समझना दोनों चीज़ें आती हैं। यानी कि किसी चीज़ को जब आप समझेंगे तभी वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा लंबे समय तक रहता है, जबकि मेमोरी लेवल बहुत कम समय, कुछ ही मिनट्स में मेमोरी लेवल जो है वो साफ़ हो जाता है। तीसरा और आखिरी है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें हम प्रॉब्लम को पहले रेज करते हैं, फिर उसको अपने आप से सॉल्व करना सिखाते हैं स्टूडेंट को। तो ये तीनों लेवल जो है वो थॉटलेस से थॉटफुलनेस की तरफ डेवलप होते हैं। यानी कि सबसे पहला लेवल सबसे थॉटलेस होता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं समझना है आपको, सीधे उस चीज़ को लेकर आपने याद करना है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। छोटी क्लासेस जो होती हैं, जो प्राइमरी लेवल की होती है, उसमें बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब रटा देते हैं ना, उसमें उनको कुछ ऐसा समझने ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या है क्या नहीं है ना। तो वो लेवल जो है उसको हम कहेंगे मेमोरी लेवल। और ये इनिशियल स्टेज की टीचिंग होती है जो लोअर लेवल में दी जाती है, छोटी क्लास के बच्चों को दी जाती है। इसमें सारा फोकस जो है वो रटने पे ही होता है, मतलब मेमोराइजेशन पर होता है। इसमें टीचिंग की प्रोसेस जो है वो प्री प्लान तरीके से होती है, यानी कि टीचर पहले से ही डिसाइड करके आता है कि आज मुझे बच्चों को क्या याद कराना है, और जो भी बच्चों को याद कराया जाता है उसको रिकॉल और रिकॉग्नाइज भी कराया जाता है, यानी कि उसको बार बार वही चीज़ पढ़ाई जाती है जिससे कि वो चीज़ उसके माइंड में बैठ जाती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। और टीचर जो है इसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकता है, जैसे कि ड्रिल मेथड, रिव्यू या रिवीजन मेथड या फिर क्वेश्चनिंग मेथड। टीचर का रोल इसमें डोमिनेटिंग या फिर ऑथोरिटेरियन होता है, यानी कि टीचर का ही सब कुछ होता है। टीचर बच्चे को डांट के, उसको डरा के, हर तरीके से याद कराने की कोशिश करता है। और इसमें लर्नर की रुचि या फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसीलिए लर्नर का रोल इसमें पैसिव होता है। इवैल्यूएशन के लिए क्या किया जाता है, तो बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाती है, पूछा जाता है। उनके ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन पर अधिक स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेजेंटेबल तरीक़ों से हम उन्हें याद कराने की कोशिश करते हैं। फैक्ट डेवलप करने की कोई एबिलिटीज़ में होती नहीं है बच्चों में। सब्जेक्ट मैटर या लर्नर से, इसमें सब्जेक्ट मैटर पर लर्नर से अधिक फोकस किया जाता है, यानी कि बच्चों पर इसमें कोई फोकस नहीं होता। बच्चा याद करना चाहता है या नहीं चाहता, बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। केवल सब्जेक्ट मैटर पर फोकस होता है कि हमें इतने दिनों में याद कराना है बच्चे को। ये लर्निंग इस आउटकम इसका बहुत कम समय के लिए होता है, और ये लर्नर की पर्सनैलिटी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, मतलब इससे बच्चे की पर्सनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो केवल उस चीज़ को रट लेगा, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेगा। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच किसी तरह का इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा जो है वो केवल रटने पर फोकस करता है, टीचर के साथ उसका किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। बेगी मॉरिस का कहना है कि टीचिंग जो है मेमोरी लेवल पर कुछ नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट मैटर को याद करना है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को कुछ समझा नहीं सकते, तो आपको उसे रटाना ही पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज है ये आपकी टीचिंग की। इसमें स्लो लर्नर के लिए ये यूज़फुल है, जो बच्चे बेचारे याद नहीं कर पाते जल्दी, तो उनके लिए डेली आप वही चीज़ रटाओगे तो उन्हें कभी ना कभी तो वो याद हो ही जाएगी। अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का ये पहला स्टेप है, यानी कि जब तक आप किसी चीज़ को याद नहीं करोगे, क ख ग घ याद नहीं करोगे, तब तक आप फिर उसको समझोगे कैसे, फिर के इसको मिला के हमको क्या बनाना है ना। तो समझने के लिए भी आपको पहले उस चीज़ को रटना पड़ेगा। नए कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए भी ये अच्छी है। टीचर सब्जेक्ट मैटर को अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है, इसमें सब कुछ टीचर के हाथ में होता है, तो इसीलिए ये इसकी जो हो गई एडवांटेजेस हो गई। अभी डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादातर जोर जो है वो रटने पे दिया जाता है, समझने पर कोई जोर नहीं दिया जाता। तो ये हायर क्लासेस के लिए तो बेकार है, क्योंकि उसमें बच्चे अगर सारा कुछ रट लेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर उस चीज़ को अपने जीवन में कैसे उसको अप्लाई कर पाएंगे, उस ध्यान को, है ना, उस ज्ञान को। और क्रिएटिव लर्निंग नहीं हो पाती। लर्नर का रोल जो है वो इसमें पैसिव ही रहता है। इंटेलिजेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही इससे बच्चे की पर्सनैलिटी में कोई चेंज आता है और ना ही उसकी कैपेबिलिटीज़ में कोई चेंज आता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि थॉटफुल होता है। थॉटफुल यानी कि इस लेवल में थॉट से डेवलप किए जाते हैं, बच्चे को उसके सब्जेक्ट की मास्टरी कराई जाती है। मतलब फोकस इस बात पर होता है कि बच्चा अपने सब्जेक्ट का जीनियस बन सके, ना कि उसको रटाने पर फोकस होता है। इसमें बच्चे में लॉजिक एनालिसिस का डेवलपमेंट कराया जाता है। लर्नर का रोल भी एक्टिव होता है इस मेथड में, जबकि पिछले मेथड में लर्नर का रोल जो था वो पैसिव था।
इसमें लर्नर की थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस और लॉजिक प्रॉपर्टीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है। इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, तो डिस्कशन, लेक्चर, एक्सप्लेनेशन मेथड, ये सारे मेथड इसमें यूज़ होते हैं। टीचर चार्ट, मॉडल, पिक्चर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से भी बच्चों को समझा सकते हैं। इवैल्यूएशन के लिए ओरल मेथड, रिटन मेथड या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज़ भी किया जा सकता है। इस मेथड की एडवांटेज ये है कि इससे बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वो एनालिसिस करना सीखता है, उन लॉजिक्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखता है। क्रमिंग की जगह समझकर पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब रटने की जगह समझने पर बच्चा ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन भी बहुत अधिक होता है और मेंटल एबिलिटी बच्चों की बढ़ती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये हायर लेवल के बच्चों पर तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को आप कितना भी समझा लो वो कौन से समझने वाले हैं, तो ये लोअर लेवल की क्लासेस के लिए नहीं है, ठीक है। और मास्टरी पर ज़्यादा फोकस है इसका, बाकी चीज़ों पर कम है। फिर है तीसरा लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल होता है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल या फिर इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। ये टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसका एम होता है बच्चों को हम पहले एक प्रॉब्लम देंगे, उसी प्रॉब्लम को बच्चे जो है सॉल्व करेंगे अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाकर, है ना। तो इससे हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और सेंस या गोल दोनों से मिलकर बना है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले प्रॉब्लम रेज की जाती है, क्रिएट की जाती है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें क्लासरूम प्रेजेंटेशन ओपन एंडेड होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एकदम फ्री इन्वायरमेंट होता है, वो ईजिली एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, फ्री डिस्कशन होता है उनके बीच में। इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और इंक्वायरी मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें टीचर का रोल बहुत अधिक डोमिनेटिंग और ऑथोरिटेरियन नहीं होता, मतलब टीचर जो है बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करता है। तो टीचर इसमें एक दोस्त की तरह ही होता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, ना कि एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो अपना दिमाग चलाता है, अपने थॉट्स को डेवलप करता है, उसमें मोटिवेशन भी आता है और इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से ही बच्चे में मोटिवेशन आता है, लेकिन वो मोटिवेशन प्रोड्यूस करने का कार्य कौन करता है, टीचर करता है। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर फ्री होता है, फ्रैंक होता है और एक म्यूचुअल इंक्वायरी होती है बच्चे में आपस में। साइंटिफिक अप्रोच होता है ये, स्टूडेंट पहले उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, फिर गलती करते हैं, उसके बाद फिर उस चीज़ को दोबारा सोचते हैं और समझते हैं, मतलब बच्चे गलती करके सीखते हैं। एडवांटेज ये है कि ये लर्नर सेंटर्ड है, मतलब इसमें सारा फोकस बच्चे के ऊपर है, उसकी रुचियों, उसके दिमाग, उसकी एबिलिटी, इन सब पर फोकस किया गया है। बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ती है इससे, बच्चे की थिंकिंग बढ़ती है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, थॉटफुलनेस बहुत ज़्यादा आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है बच्चों का। डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और छोटी क्लास के बच्चों के लिए ये भी अच्छा नहीं है ना। बिलो जो छोटे मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हायर लेवल की क्लासेस के लिए ठीक है। टीचर पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि टीचर को अपने टॉपिक को समझाने के लिए हर तरह के टीचिंग एड का यूज़ करना है, तो वो उन एड्स का यूज़ करने में आपकी जो पूरी प्रोसेस है ना, टीचिंग की प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेती है और उतने सारे मटीरियल्स भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते टीचिंग की प्रोसेस के लिए। तो ये हमने पढ़ा है अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग, और इससे पहले हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ टीचिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फेजेस ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो जैक्सन ने दिया था, और लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया था पूछेंगे तो मॉरिस ली बैगी ने दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स को कॉपी में नोट कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।